बीबीसी दुनिया में आज देखिए, मिडिल ईस्ट के हालात का भारत के पड़ोसी देशों में कैसे दिखने लगा है असर। अमेरिका ने कहा तबाह किए समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरान के 16 जहाज। वहीं ईरान ने फिर किए खाड़ी देशों में हमले। दुबई एयरपोर्ट के पास गिराए गए 2 ड्रोन। बताएंगे मिडिल ईस्ट में कैसे हैं हालात। जंग के बीच बरकरार है ऑयल और गैस का संकट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी लंबी कतारें। तेल के बढ़ते दामों के बीच वहां कैसे हैं हालात, दिखाएंगे प्रोग्राम में। और कैसे ईरान जंग की वजह से ब्रिटेन की सिक्योरिटी रडार पर आ गया एक छोटा सा आइलैंड, दिखाएंगे रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हूं विदित मेहरा। खाड़ी के देशों पर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ नया हमला किया है। आज ईरान में चल रही जंग का 12वां दिन है। एक तरफ इसराइल के हमले जारी हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइन बिछाने वाले ईरान के 16 शिप्स को कल रात तबाह कर दिया। वहीं कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का कहना है कि वो ईरान के हमलों का जवाब दे रहे हैं और लोगों को चेतावनी जारी की है कि वो अपने आप को महफूज रखें, साथ ही पानी और खाना भी रखें। समंदर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने वाली ब्रिटेन की एक संस्था का कहना है कि संदिग्ध ईरानी हमलों में 3 मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। थाई फ्लैग लगा कार्गो शिप म्यूरिनरी भारत की ओर जा रहा था, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उस पर हमला हो गया। वहीं अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में कल रात कई धमाके हुए। अधिकारियों का कहना है कि इस जंग में अब तक 1300 लोगों की मौत हो गई है और लाखों इसराइलियों को बीती रात सायरन की आवाज़ों के बीच रात गुजारनी पड़ी। इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों से धमाकों की आवाज़ भी गूंज रही थी। लेबनान में इसराइली हवाई हमलों ने दक्षिण बैरूत को निशाना बनाया। इसराइल का कहना है कि वो ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह को इसराइल और दूसरे कई देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इनमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। बीती रात क्या कुछ हुआ, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता एलिसन फ्रीमैन। लेबनान की राजधानी बेरूत में तबाही की आवाजें सुनाई देना अब आम हो गया है। जंग शुरू होने के बाद से इसराइल यहां ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इन हमलों का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि लेबनान में सिर्फ एक हफ्ते में ही करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए हैं। रीम और उनका परिवार भी उन्हीं में से हैं। वो शहर में सड़क किनारे एक छोटे से स्टॉल से टिश्यू पेपर बेचती थी। अब उनका कहना है कि वो टूट चुकी हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा और यहाँ मिसाइलों से बचने के लिए पनाह लेनी पड़ रही है। ईरान के दक्षिण पूर्व में एक एयरपोर्ट से धुआं उठता दिखा। अमेरिका ने इससे पहले देश पर अब तक के सबसे तेज हमले करने की कसम खाई थी। तेहरान में भी और हमले हुए, जिसके बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, जो आने वाली ईरानी मिसाइलों का संकेत देते हैं। यूएन में ईरान के राजदूत ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की। उनका इरादा साफ है, आम नागरिकों में डर फैलाना, बेगुनाह लोगों को मारना और ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना, तकलीफ पहुंचाना। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। उन्होंने तेल की कीमतों को लेकर चिंता भी कम करने की कोशिश की, जिनमें पिछले दिनों तेज उतार चढ़ाव देखा गया है। समस्या का एक बड़ा हिस्सा यहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। जंग शुरू होने के बाद यहाँ जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है। पिछले साल इसी समय, जैसा बाईं ओर दिख रहा है, ये रास्ता जहाज़ों से भरा हुआ था, लेकिन अब दाईं तरफ देख सकते हैं कि बहुत कम जहाज़ ही इस खतरनाक रास्ते से गुजरने का जोखिम उठा रहे हैं। दुनिया के लिए समुद्री रास्ते की अहमियत तब और साफ हुई जब सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं और उन्हें हटाया नहीं गया तो ईरान को ऐसे सैन्य नतीजों का सामना करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखे गए। उन्होंने कहा कि अगर जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा दिया जाता है तो ये सही दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। कुछ घंटों बाद अमेरिका ने ये वीडियो जारी किया। उसका कहना है कि इसमें ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज तबाह होते दिख रहे हैं। वहीं अमेरिका और इसराइल के लगातार होते हमलों के बीच बेरूत जैसे शहरों में यही हकीकत है। बीबीसी संवाददाता एलिसन फ्रीमैन की रिपोर्ट।
और दुबई के अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट के पास ईरान के ड्रोन्स की वजह से 4 लोग घायल हो गए। दुबई में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता निक बीक, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कमर्शियल शिप्स पर हुए हमलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बीती रात को बीच के पास काफी हलचल देखने को मिली। 2 जहाजों को निशाना बनाया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें निशाना बनाने वाले अननोन प्रोजेक्टाइल्स थे, लेकिन शक है कि वो ईरान के ड्रोन्स थे। ताजा मामले में हमने देखा कि शिप के क्रू को आग लगने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है या खत्म हो चुकी है। इससे पहले एक और जहाज पर हमला हुआ था और उस क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की ओर से दागी जा रही मिसाइल्स और ड्रोन्स ने 5000 टारगेट्स को निशाना बनाया है और ईरान की लड़ने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। लेकिन ईरान में टारगेट्स क्या थे और हमलों का जवाब देने के लिए ईरान के पास कितनी काबिलियत है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिका का कहना है कि वो अपने मकसद पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। पहला, उनके मिसाइल भंडार को तबाह करना, उनके मिसाइल लॉन्चर और उनके डिफेंस इंडस्ट्री के बेस यानी मिसाइलों और उन्हें बनाने की उनकी क्षमता को खत्म करना। दूसरा, उनकी नेवी को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। शुरू में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के उस एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जो पिछले साल की जंग से बचा रह गया था। अब तक दोनों मिलकर 5000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। हमले पूरे देश में किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर पश्चिम, दक्षिण और मध्य हिस्सों में, और उनका फोकस कुछ खास तरह के ठिकानों पर रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्चर्स का विशाल जखीरा मुख्य तौर पर निशाने पर रहा। यहाँ आप देख सकते हैं बोराज जान के इस मिसाइल बेस के गोदामों में कैसे टारगेट किया गया। हमले ड्रोन्स और उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी किए गए हैं। ये अहवाज में मौजूद एक ड्रोन बेस है। अमेरिका का दावा है उसने ईरान की नेवी और उससे जुड़ा ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। यहाँ आप बुशहर के बंदरगाह पर हुए नुकसान को देख सकते हैं। और ईरान की लीडरशिप भी निशाने पर रही। पहले ही दिन तेहरान में ईरान के नेता और उनके कई बड़े अधिकारी मारे गए। इनमें से ज्यादातर हमले काफी तालमेल के साथ किए गए, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी थे जो तालमेल के बिना हुए। खासतौर पर इसराइल का ईरान के 30 तेल डिपो पर हमला। कहा जा रहा है कि तेहरान के ऊपर धुएं के बड़े गुबार देख अमेरिका भी हैरान था। लेकिन ईरान के पास अभी भी कुछ दांव बाकी हैं। अमेरिका शायद उसके लगभग 50 जहाज डुबो चुका है। इनमें एक वो जहाज भी शामिल है जिसे श्रीलंका के तट के पास टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया। लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाज़ों पर हमला करने की धमकी देता है तो बहुत कम जहाज ही दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक से गुजरने की हिम्मत कर पाएंगे। नेवल माइंस के अलावा ईरान के पास कई छोटी और बहुत तेज चलने वाली नाव भी हैं जो पहले भी तबाही मचा चुकी हैं। ये अब भी चुनौती खड़ी कर सकती हैं। हम अलग अलग विकल्पों पर नजर डालेंगे ताकि सैन्य हालात ऐसे बनाए जा सकें कि ये काम किया जा सके। फिर हमेशा की तरह, हर संभावित मिशन की तरह, हम सेक्रेटरी और राष्ट्रपति के पास पूरी योजना लेकर जाएंगे कि कितने संसाधन चाहिए होंगे, कमांड और कंट्रोल कैसे होगा, खतरे क्या होंगे। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले अब कम हो गए हैं। हो सकता है उसका जखीरा खत्म होता जा रहा हो, या फिर शायद वो अभी अपने हथियार बचा कर रख रहा हो। इतना नुकसान होने के बावजूद अभी तक कोई भी जीत का ऐलान नहीं कर रहा है। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। वहीं ईरान में पुलिस चीफ ने एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा है कि जो भी देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की सोच रहा है वो ये जान ले कि सुरक्षा बल रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार बैठे हैं। दुश्मन की दरख्वास्त पर अगर कोई भी सड़कों पर उतरा तो हम उन्हें प्रदर्शनकारी बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम उन्हें दुश्मन मानेंगे और उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा दुश्मनों के साथ करते हैं। हमारे सभी जवान तैयार हैं और उनकी उंगली ट्रिगर पर है। ये बयान उन रिपोर्ट्स के बीच आया है जिनमें ईरान की सड़कों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही जा रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा है कि बसीज मिलिशिया के सदस्य और सादे कपड़ों में सुरक्षा बल तेहरान के कई चेक पॉइंट्स पर मौजूद हैं जो इन यूजर्स के मुताबिक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस बीच अभी भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी आम जनता के सामने नहीं आए हैं। उनका चयन 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। उनके घायल होने की रिपोर्ट्स के बीच ईरान के राष्ट्रपति के बेटे ने टेलीग्राम पर कहा कि वो सुरक्षित हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज वोटिंग होगी। ये वोटिंग ईरान में चल रही जंग से जुड़े प्रस्तावों पर होगी। पहला कदम जो कि खाड़ी के देशों की तरफ से आया है वो होगा
उन पर और जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा करना। इसकी संयुक्त राष्ट्र में मौजूद ईरान के राजदूत ने आलोचना की है। रूस ने इसके जवाब में एक मसौदा पेश किया है जिसमें इस जंग में शामिल सभी पक्षों से फौरन सैन्य कार्रवाई रोकने की बात शामिल है। मार्केट्स की बात करें तो तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर हमलों की चपेट में आया है। G7 देशों ने कहा है कि वो अपने तेल भंडारों से एक साथ तेल देने का समर्थन करते हैं ताकि इस जंग से तेल की कीमतों में जो उछाल आया है उस पर काबू पाया जा सके। इस जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। बात पूर्वी भूमध्य सागर के एक आइलैंड देश साइप्रस की, जहां करीब एक हफ्ते पहले RFA के एक एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन हमला किया था। अब एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बाद ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन साइप्रस के लिए रवाना हो गया। तो क्या ब्रिटेन भी इस जंग में खिंचता चला आ रहा है? देखिए BBC संवाददाता जॉनथन बील की रिपोर्ट। ब्रिटेन की सरकार ने एक हफ्ता पहले HMS ड्रैगन को मेडिटेरेनियन भेजने का ऐलान किया था। आखिरकार कल वो पोर्ट्समथ से रवाना हो गया और खतरनाक इलाके की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर को पिछले हफ्ते सामान और गोला बारूद से भरा गया। फिर करीब 200 लोगों के क्रू को उनके परिवार और शुभचिंतकों ने विदा कहा। डेरन स्मिथ के लिए ये गर्व का पल है। उनके बेटे जॉर्ज अपनी पहली बड़ी तैनाती पर जा रहे हैं। I think we've done a really good effort in getting her to sea in 8 days. मुझे लगता है कि हमने उसे 8 दिन में समंदर में भेजने के लिए तैयार करने में अच्छा काम किया है। पहले प्रेस ने जो भी कहा है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। नेवी की स्थिति बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही है। मुझे खुशी है इसे रवाना होते देख रहा हूँ। कहना पड़ेगा देर से सही, लेकिन आखिरकार ये गया। HMS ड्रैगन को साइप्रस के तट तक पहुंचने में करीब एक हफ्ता लगेगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन की सरकार ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी थी। एक्स्ट्रा जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके एक ड्रोन RAF एक्रोटरी बेस तक पहुंच गया। उसने हैंगर में ये बड़ा छेद कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या युद्धपोत पहले भेजा जाना चाहिए था। ब्रिटेन धीरे धीरे इस युद्ध में और ज्यादा शामिल होता जा रहा है। ग्लॉस्टरशायर के RAF फेयरफर्ड बेस से अमेरिकी बॉम्बर जेट्स ने पहली बार ब्रिटेन से मिशन के लिए उड़ान भरी। सरकार ने शुरू में ब्रिटिश बेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद उसने अपना फैसला बदल दिया। सरकार अब भी कहती है कि यह सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन है और ब्रिटेन इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। लेकिन हालात और बिगड़ने का डर बना हुआ है। ब्रिटेन की सरकार ने अब एक और जहाज को तैयार रहने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि जिब्राल्टर में मौजूद RFA लाइन बे को एहतियात के तौर पर तैयार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर किसी जगह से लोगों को निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक संकेत है कि इस टकराव से दूर रहना अब और मुश्किल होता जा रहा है। BBC संवाददाता जोनाथन बील की रिपोर्ट। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जंग का असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। बढ़ती तेल की कीमतों से पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने की खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आई हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ ही दिनों में 20% से ज्यादा बढ़ गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं BBC संवाददाता शुमैला खान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग की वजह से पाकिस्तान में सरकार की तरफ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में तकरीबन 20% यानी 55 रुपए का इजाफा किया गया है। अब 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपए, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत तकरीबन 336 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए सरकार के पास भी कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले ही पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें लग गई थीं और लोगों ने राशनिंग करना शुरू कर दी थी। इस सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने होर्डिंग के खिलाफ वार्निंग जारी की। तेल की किल्लत को नज़र में रखते हुए सरकार ने देश भर में 2 हफ्तों के लिए तमाम एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का कहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया है और कहा है कि सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हफ्ते में 4 रोज़ काम होगा, जबकि 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। तेल की बचत के लिए तमाम सरकारी इदारों की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल में भी 50% कटौती की गई है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों और ईरान के रिएक्शन के बाद मिडिल ईस्ट में तेल की मंडी काफ़ी अनस्टेबल हो गई है।
पाकिस्तान इस सिचुएशन से डायरेक्ट मुतासर हुआ है, जो अपना ज़्यादातर तेल सऊदी अरब, यूएई और दूसरे गल्फ कंट्रीज से मंगवाता है और उसकी शिपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर के बाद लोगों ने सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट और फूड की कीमतों में इजाफा होगा और इसका सबसे ज़्यादा असर लो इनकम हाउस होल्ड्स पर पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ साथ भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी तेल की किल्लत से जूझ रहा है। वहाँ की राजधानी ढाका में लोग अपनी गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हो रहे हैं और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहाँ लोगों को क्या मुश्किलें हो रही हैं और सरकार का क्या कहना है, देखिए ढाका से बीबीसी संवाददाता शाहनवाज रॉकी की ये रिपोर्ट। पीछे दिख रही ये लंबी लंबी लाइनें उन लोगों की है जो फ्यूल लेने के लिए खड़े हैं। कई लोगों से बात करके मुझे पता चला कि ये लोग 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक फिलिंग स्टेशन के गेट के पास भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज मैं फ्यूल लेने के लिए 7 से 8 पेट्रोल पंप्स पर गया। कुछ बंद है, जो खुले हैं वहाँ 300 से 400 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं। अभी तक मुझे फ्यूल नहीं मिला, पता नहीं आज मिलेगा भी या नहीं। पेट्रोल स्टेशन के कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास अभी फ्यूल नहीं है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार के डिपो से फ्यूल आएगा तब वो फिर से गाड़ियों में फ्यूल भर पाएंगे। सरकार कहती है कि तेल है, लेकिन पंप पर दिखाई नहीं देता। सरकार भी मुश्किल में है। ईरान में जंग चल रही है, वो क्या करें। हमने कुछ ड्राइवरों से भी बात की जो सुबह 3 बजे से पेट्रोल पंप के सामने लाइन में खड़े हैं, लेकिन 7 से 8 घंटे बाद भी वो फ्यूल नहीं ले पाए। पहले कहते हैं 11 बजे देंगे, फिर कहते हैं 12 बजे देंगे, लेकिन अभी तक फ्यूल नहीं दे रहे। मैं सुबह 3 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। अब करीब 11 बजने वाले हैं, मैं अभी भी लाइन में खड़ा हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि अब फ्यूल मिलेगा भी या नहीं। बांग्लादेश सरकार ने अब एक नया निर्देश भी दिया है कि अब फ्यूल की रैशनिंग की जाएगी ताकि आगे चलकर कोई बड़ा संकट न हो। हमारे पास काफ़ी भंडार हैं, लेकिन हमें नहीं पता जंग कब ख़त्म होगी। हमें अपनी अंदरूनी ज़रूरतें भी पूरी करनी हैं, इसीलिए राशनिंग की जा रही है। सरकारी निर्देश के बावजूद काफ़ी पेट्रोल पंप फ्यूल कम होने की वजह से बंद हो गए हैं। तो कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जंग जल्द खत्म हो ताकि तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उन पर काबू पाया जा सके। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @bbcwithit। आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव।